दोस्तों आपका 15 फरवरी को कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंकी वाले महत्वप्रश्न, 3 अंकी वाले महत्वप्रश्न और 4 अंकी वाले महत्वप्रश्न बताए हैं। ओके, साथ ही वस्तुनिष्ठ भी बताते जा रहा हूँ। तो ये आपका दोस्तों 4 अंकी अति महत्वप्रश्न की वीडियो का ये पार्ट 2 है। ओके, इससे पहले भी 4 अंकी वाले महत्वप्रश्न बता चुका हूँ, तो उन्हें भी आपको तैयार कर लेना है और जो इस वीडियो में बताऊँ उन्हें भी आपको तैयार करके रखना है। बाकी क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र होने का क्या अर्थ है? प्राकृतिक स्वतंत्रता एवं नागरिक स्वतंत्रता में 3 अंतर लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है आपका, प्राकृतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता में अंतर। तो पहले तो पूछा जा रहा है स्वतंत्रता का मतलब क्या है। तो स्वतंत्रता का मतलब सब जानते होंगे, मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं पॉलिटिकल साइंस में भी, अब देखें जैसे कुछ शब्द आप जानते हो स्वतंत्रता क्या है, ओके, लेकिन थोड़ा उसकी भाषा में लिखना चाहिए, अपनी भाषा में तो लिख नहीं सकते हैं। तो आप पढ़ लेते हैं तो फिर आप समझ जाएंगे कि हमें किताबी लैंग्वेज में कैसे लिखनी होगी। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम करने से है, कम से कम कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाते हैं। यानी स्वतंत्रता का सीधा मतलब क्या है कि सामाजिक प्रतिबंधों को कम करना जो हमारे क्या है, जो हमारे चयन में किसी विकल्पों का चयन करने में हमारे रोक टोक लगाते हैं। ये आ जाता है आपका स्वतंत्रता का अर्थ। फिर नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता में अंतर। तो जो प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है वो मनुष्य स्वभाव, जो यह स्वतंत्रता है मनुष्य के स्वाभाविक गुण है। यानी अगर इस दुनिया में आप जैसे ही आए तो आपको ये क्या जो स्वतंत्रता है वो तुरंत मिल जाती है। नागरिक स्वतंत्रता ये क्या समाज से प्राप्त होती है, और ये जो प्राकृतिक स्वतंत्रता में एक व्यक्ति होने के नाते दी जाती है। अंकुश समाज लगाता है किसमें? प्राकृतिक स्वतंत्रता पर, जबकि नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश राज्य द्वारा लगाया जाता है। फिर इसकी रक्षा समाज करता है और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है? आपका राज्य करता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है, या क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? तो पहले पूछेगा कि सामाजिक प्रतिबंध होता क्या है, और फिर क्या है आपका किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। तो देख लेते हैं क्या है आपका, कि हमें स्वतंत्रता तो मिली है लेकिन स्वतंत्रता में भी कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। ओके, पहले वाले 4 नंबर का क्वेश्चन में उसमें भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझाया था। ओके, तो ये प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है हमें? तो सामाजिक प्रतिबंधों का अभिप्राय सामाजिक बंधन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सकारात्मक नियंत्रण से होता है। यह नियंत्रण कानून, रीति रिवाज, धर्म तथा न्यायिक फैसलों इत्यादि के आधार पर लागू किए जाते हैं, जिससे समाज में शांति एवं सौहार्द का वातावरण बनने में मदद मिलती है। तो सामाजिक जो हमारे प्रतिबंध हैं, सामाजिक प्रतिबंध का मतलब कि हमें क्या है, जो स्वतंत्रता तो मिली है लेकिन उन हर कार्यों में कुछ ना कुछ क्या है हमारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। बस इन प्रतिबंध का उद्देश्य केवल इतना है कि समाज में शांति और क्या है, शांति और क्या है एकदम सद्भावना बनी रहे। ओके, स्वतंत्रता के साथ यहाँ भी ये मतलब निकलता है कि आप क्या अपनी स्वतंत्रता तो अपने रखने के लिए, स्वतंत्रता अपने गलत उपयोग करते हुए आप दूसरे की स्वतंत्रता ना छीनें। मान लीजिए जैसे दिन में डीजे आप बजा सकते हो, दिन में आप डीजे बजा सकते हैं। अब आपके पूरे दिन भर डीजे बजा रहे हैं तो पूरे मोहल्ला वाले लोग क्या परेशान हो रहे हैं। तो आपको अपनी स्वतंत्रता का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या है, हम अपने स्वतंत्र हमने डीजे बजा रहे हैं, किसी को क्या मतलब हम अपने घर में बजा रहे हैं, लेकिन इससे क्या पूरा समाज प्रभावित हो रहा है, पूरा मोहल्ला प्रभावित हो रहा। तो आप इससे क्या दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसका हनन कर रहे हैं। तो ये भी क्या है इसमें, इसलिए आपका क्या है, फिर सरकार को जब पता चलेगा तो आपको प्रतिबंध लगा देगी, आपको कानून बना देगी कि इससे समय तक आप डीजे नहीं बजा सकते या इतनी स्पीड में नहीं बजा सकते। तो इस टाइप से तो ये आपका इस बार से दिया हुआ है। हमारा कि हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है? तो हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि परिस्थितियों में न्यायपूर्वक और उचित प्रतिबंध स्वतंत्रता हेतु परम आवश्यक है। इन प्रतिबंधों से बिना स्वतंत्रता राष्ट्र और समाज के लिए भारी खतरनाक है। मतलब जो स्वतंत्रता तो मिली है लेकिन हर स्वतंत्रता में थोड़ा थोड़ा प्रतिबंध जरूरी है, नहीं तो अगर क्या है समाज में क्या है अशांति हो जाएगी और अराजकता फैल जाएगी। उदाहरण के लिए सैन्य क्षेत्रों में आम लोगों का प्रवेश निषेध है। सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित होता है। सार्वजनिक स्थान है, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहां हमने देखा होगा, लिखा होगा कि मादक पदार्थों का सेवन न किया जाए, क्योंकि आप तो कर रहे हैं, आपकी स्वतंत्रता आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो चारों ओर हैं लोग आपके रह रहे हैं, ओके, तो उनको भी तो प्रभावित होगा। इसलिए क्या है इस पार्ट से कुछ ना प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो ये प्रतिबंध राष्ट्र एवं समाज के हित में है, इनसे व्यक्ति को कोई नुकसान भी नहीं होता है, अतः स्वतंत्रता के लिए क्या है प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। आइए आप समझ गए होंगे, समझ लेते थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में आप लिख पाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय से संबंधित प्रमुख 4 उपबंधों की चर्चा कीजिए। तो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय से संबंधित आपको बातें बताओ, आप उससे संबंधित बातें बताइए कि सामाजिक न्याय से संबंधित में क्या क्या बातें बताया जा रहा है। तो पहला कि भारत की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान स्थान, छुआछूत जैसी कुरीतियों को मिटाकर वर्ग भेद को समाप्त कर दिया गया है। जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, आपका हो जाता है लिंग, रंग के आधार पर व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा।
फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को जीवन निर्वाह के अधिकतम साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा। ओके, मतलब आपके अपना जीवन निर्वाह करने के लिए अपने हिसाब से अपने साधन चुन सकते हैं। ओके, और सरकार इसमें सहयोग करेगी। संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार मजदूरों के लिए उचित वेतन, उचित जीवन, अवकाश, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने की व्यवस्था दी जाएगी। तो सामाजिक न्याय है। ओके, जी आपको दिए हुए तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकारों में कौन सी व्यवस्था की गई है। सिंपल है, आपको यहाँ सीधे मौलिक अधिकार बताने हैं। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कीजिए। एक बार से आपसे मौलिक अधिकार ही पूछ गए थे, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 मौलिक अधिकार है। 6 के मौलिक अधिकार के नाम और उनके बारे में आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम आप 2 से 3 लाइन याद करके रखिएगा। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपको 3 मौलिक अधिकार लिखने के, 4 नंबर में 4 मौलिक अधिकार के लिखने आ सकता है। 2 नंबर में आ जाए 2 मौलिक अधिकार, इसलिए आपको 6 के 6 तैयार करके रखना है। समता का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्र का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक औपचारिक अधिकार, और आपका एक और रह जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये आपके 6 आपके अधिकार है, तो उनको आपको तैयार करके रखना है। वही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पढ़ते ही आपको चीज समझ में आ जाएंगी, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। समानता का अधिकार, नाम में ही पूरे राज छुपे हुए हैं। समानता अधिकार यानी सभी को क्या है, कानून की समझ सभी समान है। ओके, सार्वजनिक स्थानों पर क्या है, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। बस इससे 2-3 पद लिख लेते। ओके, 2-3 पद आप पॉइंट याद कर लेते, आपका काम हो जाएगा। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता यानी क्या है, हमें स्वतंत्रता है। अब किस किस में चीजों में स्वतंत्रता है, तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है, भ्रमण का स्वतंत्रता दी हुई, मतलब भ्रमण का भी स्वतंत्रता। तो हम भारत में कहीं भी क्या घूमने जा सकते हैं, हमें किसी की अनुमति नहीं लेना पड़ेगा। हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो एक बार पढ़ लीजिए इस बार बस। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता दी, धार्मिक यानी धर्म की स्वतंत्रता, हम अपने अनुसार अपना धर्म चुन सकते हैं। हमें हिंदू बनना है, मुस्लिम बनना है, किस ओके कि हमें क्रिश्चियन जाना है, हम अपने धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से धर्म को भी चुन सकते हैं और अपने देवी देवताओं को भी मान सकते हैं कि हमें किसकी पूजा करनी है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी हमें क्या है, यहाँ अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में जोखिम भरे काम नहीं लगाना चाहिए। साथ ही जो श्रमिक स्त्रियां हैं उन्हें सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए और उनसे क्या है, श्रमिक स्त्रियों से भारी काम नहीं कराना चाहिए जो उनकी क्षमता के हो ही ना। ओके, तो इस प्रकार से 4 अधिकारों का वर्णन किया गया है और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। नाम याद होते तो चीजें यहाँ पर आसानी से लिख जाएंगे, नाम में पूरा राज छुपा रहता है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्ति के कोई 4 तरीके लिखिए। यानी आपको अगर देश की नागरिकता प्राप्त करनी है तो कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला तो जन्म द्वारा, कि जैसे आपका भारत देश में जन्म हुआ तो तुरंत ही आपको क्या है, भारत के आप नागरिक कहलाने लगेंगे, क्योंकि आपका क्या भारत में जन्म हुआ तो आप भारत के नागरिक रहेंगे। तो फिर आपको कहीं इसके लिए कहीं कागज वगैरह नहीं बनवाना पड़ेगा कि सरकार से कि हम यहाँ भारत में जन्म हुए हैं, हमारा नागरिकता प्रमाण पत्र बना दो, वो अपने आप बन जाता है। दूसरा है वंश सुधारक, यदि आपके माता पिता क्या है उस देश के नागरिक हो तो भी आपको क्या नागरिकता मिल जाती है। फिर विवाह द्वारा, यदि किसी देश की स्त्री से दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है तो स्त्री को अपने पति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ओके, किसी कोई स्त्री है वो जाकर विदेश में जाती है, ओके मान लीजिए अमेरिका गई, वहाँ उन्होंने शादी कर लेती है तो फिर वो उसे क्या है, जो उसके पति की अमेरिकी की नागरिकता वो भी अमेरिकी की उसे नागरिकता मिल जाती है इस टाइप से। फिर है आपका निश्चित निवास, अगर आप क्या है कुछ आपका अवधि है कुछ समय के लिए, कि मान लीजिए 2 से 10 वर्ष आप उस देश में रहते तो भी आपको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। हर देश के अपने अलग होती है कि आपको 5 साल रुकना पड़ेगा, कहीं 7 साल रुकना पड़ेगा, 10 साल, उतना अगर रहते हैं निवास करते उस देश में तो वहाँ के आप नागरिक हो जाएंगे उस बार। तो ये आपके दिया हुआ है, मैंने आपको है क्या है पॉइंट याद रखिए, हेडिंग से याद रखिएगा। फिर जैसे मैंने आपको समझाई दिया तो फिर आप लिख ही पाएंगे। नागरिकता समाप्ति के कोई 4 कारण लिखिए। यदि कोई व्यक्ति को क्या है नागरिकता प्राप्त है फिर उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। तो क्या क्या रीजन है कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता का हनन हो जाएगा या उसकी समाप्त कर दी जाएगी। तो स्वेच्छा से नागरिकता त्याग कि भैया हमें क्या है, हम भारत के नागरिक थे, हम भैया भारत का नागरिक नहीं रहना, हम और दूसरे विदेश में जाकर रहने लगे इस टाइप से। तो हम क्या अपने स्वयं से नागरिकता का त्याग कर सकते हैं, पहला है। दूसरा विवाह द्वारा, कि अगर विवाह भी नागरिकता की समाप्ति का एक साधन है। जब एक देश की स्त्री किसी दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है, मान लीजिए कोई इंडिया की भारत की स्त्री है वो अमेरिका जाती है वहाँ शादी कर लेती है तो उसे कहाँ है, उस स्त्री को क्या है अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त उससे हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये अगर वो स्त्री क्या है दूसरे देश में जाकर विवाह कर रही है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। पहले स्त्री अपने पहले वाले देश की नागरिकता खो देती है। लंबे समय तक अनुपस्थित, अगर आप क्या देश में लंबे समय तक नहीं रहते हैं क्योंकि विदेशों में आप रह रहे हैं कई सालों तक, तो यहाँ की फिर अपने आप नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर दूसरे देश जाते हैं वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ले तो यहाँ की भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल बातें दी हुई है, पॉइंट में ही पूरा पढ़ लेते हैं आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कारक लिखिए, इंपॉर्टेंट है आपका। राष्ट्रवाद को कौन कौन से कारक राष्ट्रवाद को प्रभावित करते हैं या प्रेरित करते हैं। तो समाचार पत्रों की भूमिका, फिर इसके बाद है पश्चिमी विचार और शिक्षा। पश्चिमी विचार यानी आपके विदेशी जो विचार होते हैं, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन और देश का प्रशासकीय और आर्थिक एकीकरण। तो ये आपके दिए राष्ट्रवाद को प्रेरित करने कारक पढ़ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है स्वतंत्रता के किन्हीं 4 प्रकार को लिखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है।
स्वतंत्रता हमने पढ़ लिया। अब स्वतंत्रता के भी अंदर कई सारे प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला हमारी होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि ऐसी स्वतंत्रता जो हमें क्या है, एक व्यक्ति होने के नाते हमें प्राप्त होती है। ओके, तो वो आपकी क्या है, जो हमें क्या मतलब मनुष्य है, हम मनुष्य होने के नाते जो प्राप्त हो रही प्राकृतिक स्वतंत्रता कहलाती है। ओके, इस पूरा डिटेल से आप एक बार पढ़ लेना है वीडियो को पोस्ट करके, तो समझ में आ जाएगा। फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आशा जिन कार्यों का संबंध व्यक्ति यानी स्वयं से होता है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। फिर नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में बात करें तो जैसे हमें क्या है, चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है कि अगर आप चाहें कि जैसे सरपंच के चुनाव हो रहे गांव में, तो आप भी खड़े हो सकते हैं वहाँ होके। और इसके साथ ही अगर आप विधायक के चुनाव लड़ सकते हैं, निर्दलीय हो या किसी दल में, आप मान लीजिए बीजेपी में शामिल होकर लड़ रहे हैं या कांग्रेस में, या फिर निर्दलीय भी, या कोई पार्टी आपको नहीं देती है सीट, तो आप क्या है अपने से निर्दलीय लड़ सकते हैं। तो चुनाव, और साथ ही आपको क्या है मत देने का अधिकार है, तो मत देने का अधिकार, जिस चुनाव उम्मीदवार बनने का अधिकार, तो ये सब किसके अंदर आता है? आपका राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। नागरिक स्वतंत्रता के अंदर मतलब है कि मतलब एक सामाजिक प्राणी है, वह राज्य में रहता है और उसे कानून का पालन करता है, इसलिए समाज और राज्य द्वारा स्वतंत्रता व्यक्ति को क्या प्रदान की जाती है, मतलब कुछ ऐसी स्वतंत्रता समाज और राज्य उसको प्रदान करता है, वह नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर है। पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब स्वतंत्रता की दो अवधारणा, एक सकारात्मक अवधारणा, एक नकारात्मक अवधारणा, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, नकारात्मक अवधारणा क्या है कि स्वतंत्रता के अनुसार कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। जो कानून होता, देखिए स्वतंत्रता तो हमें मिली है, लेकिन इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि हमें क्या कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, हमें क्या है कुछ प्रतिबंध में बांधा भी गया है। ओके, और क्यों बांधा गया है? तो ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर क्या है, अगर हमें स्वतंत्रता में नहीं, प्रतिबंधों में नहीं बांधा जाएगा तो समाज में अशांति हो जाएगी। ओके, और फिर समाज में क्या है अराजकता, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। इसलिए क्या है, स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन स्वतंत्रता को कुछ जगह बांधा भी गया है, तो इसकी एक नकारात्मक अवधारणा ये कहा जाता है। ओके, तो स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा क्या है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और वृद्धि दोनों करता है। यानी कानून क्या करता है, तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाता भी है, साथ ही क्या करता है, उसके कानून की स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। तो इस बार से क्रम से दिया हुआ है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंध कम से कम हो। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। तो इस बार से आपका दिया हुआ तैयार आपको कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए चार आपको क्या आवश्यक तत्व आपको बताने, कोई चार सामाजिक न्याय को हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले है कानून की समझ से जाकर, कानून की समझ से जाकर हम क्या है अपने सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा है विशेष अधिकारों का अभाव, तीसरा है जाति प्रथा का अंत, चौथा आपका समान अधिकार। तो ये आपका दोस्तों दिया हुआ है। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व है, जो हमें अगर सामाजिक न्याय प्राप्त करना है तो क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए। हमारी जाति प्रथा अंत होना चाहिए, कानून के साथ हमें समानता अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान अधिकार रहना चाहिए, और विशेष अधिकार जो दिए जाते हैं उनका भी क्या है समाप्ति होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नागरिकता के प्रकारों के वर्णन कीजिए। नागरिकता की श्रेणी या प्रकारों का वर्णन करना है। तो नागरिकता के कौन कौन से प्रकार है? तो पहले तो होता है आवयस्क नागरिक। आवयस्क यानी जो वयस्क ना हो, वयस्क यानी 18 वर्ष से कम आयु वाले जितने भी नागरिक हैं, तो वो आपके क्या है अब आप सभी आपके आवयस्क नागरिक कहलाते हैं। ओके, तो बहुत सारे विद्यार्थी होंगे 18 से उनकी आयु क्या कम होगी, तो आप नागरिक तो हैं देश के, ऐसा नहीं नागरिक है, लेकिन अभी आप अवयस्क नागरिक के अंतर्गत गिने जाएंगे, गिनती होगी आपकी। फिर वयस्क नागरिक, जैसे आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे तो फिर आप दोस्तों वयस्क नागरिक कहलाएंगे। फिर आपका है राजनीतिक अधिकार विहीन नागरिक, कि ऐसे भी कुछ नागरिक होते हैं कि जिन्हें क्या है कुछ राजनीतिक अधिकार, नागरिक तो है लेकिन उसका क्या राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। जैसे उन्हें अगर पागल, दिवालिया, देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है तो वो नहीं, वो क्या है वो फिर वोट देने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है, ये सब। तो फिर नागरिक तो है लेकिन वो उनके राजनीतिक अधिकार से छीन लिए गए। फिर देशीकृत नागरिक, तो देशीकरण का आशय विदेशी को नागरिकता प्रदान करने की विधि या प्रणाली से है। यदि कोई देशीकरण विधि के माध्यम से किसी देश का नागरिक बनता है तो उसे देशीकृत नागरिक कहते हैं। तो ये है आपका नागरिकता के प्रकारों का वर्णन, तैयार आपको कर लेना है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है वंश, भाषा, धर्म या नस्ल में कोई भी पूरे विश्व में राष्ट्रवाद के लिए साझा कारण होने का दावा नहीं कर सकता है। टिप्पणी कीजिए। कम इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ के लिखना है, थोड़ा समझ के आधार पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस बार से दोस्तों मैंने आपको सिलेक्टेड आपको बता दिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, इससे पहले 2 नंबर 3 नंबर वाले बता दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट है, मैं क्रम से आपको वीडियो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। तो ऐसे दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।